हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो स्टार्ट्स में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सुपर इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के 16th पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं। 1 to 15 पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट्स देख रहे हो, ये चैप्टर इजी ही लगेगा। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था काई स्क्वायर टेस्ट। बिल्कुल, हम इसका पॉपुलेशन वेरिएंस वाला टॉपिक कर चुके हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमने टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट शुरू किया था। यही हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था कि इसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट कैसे यूज करते हैं। हमने इसके 4 क्वेश्चंस कल कर लिए थे। आज 3 क्वेश्चंस और करेंगे। ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे होंगे। इसमें हमें पता है सारा का सारा गेम ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने का ही है ना। तो इन 4 क्वेश्चंस में सीख ली थी, लेकिन और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें अलग अलग तरीके से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये इन 3 क्वेश्चंस के अंदर कवर करके ये टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। ये टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज गुडनेस ऑफ फिट का सेकेंड पार्ट हम करने वाले हैं। बचे हुए 3 क्वेश्चन। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने के अलग अलग वेज है। कल हमने देखा टोटल नंबर नीचे लिखते थे, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो ऊपर लिखते थे। रेशियो वाले क्वेश्चंस करे, यूनिफॉर्म होमोजेनिटी वाले क्वेश्चन करे कि यूनिफॉर्म कैसे चाहिए, सारे डेज में डिवाइड कैसे करना है, ये कल हमने सीख लिया। लेकिन और भी तरह के क्वेश्चन होते हैं। जरूरी नहीं है एक कॉइन को टॉस कर रहे हो सकता है 5 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो। तो जब नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ते हैं, उन 5 कॉइन्स को भी 3200 टाइम्स टॉस किया जा रहा है। जब ऐसे वैल्यूज बढ़ती है, वहां पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो हम आज की क्लास में सीख रहे होंगे। बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्वेश्चन देख के कैसे पता लगेगा कि कल की क्लास वाले फॉर्मूलाज लगाने हैं या आज जो सीखे है वो फॉर्मूला लगाने हैं। आपको हर एक चीज स्टेटमेंट खुद बता रही होती है। अब एक्सप्लेन करूंगी, बाय द एंड ऑफ द क्लास सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन करने आज की क्लास में। फॉर्मूला वही सेम रहने वाला है, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन ओ माइनस ई, दैट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर और नीचे ई। सेम प्रोसीजर रहने वाला है, कल वाला सेम फॉर्मूला, एच नोट अल्फा सब सेम करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का हमारा जो वे है बस वो चेंज होने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अ सेट ऑफ 5 कॉइन्स इज टॉस्ड 3200 टाइम। जब एक से ज्यादा कॉइन हो, थोड़ा सा माइंड अलर्ट हो जाओ। अच्छा, एक से ज्यादा कॉइन्स है, 5 कॉइन्स है। 5 कॉइन्स के सेट को 3200 टाइम्स उसको टॉस किया गया। एक साथ 5 सिक्के लिए, पहले एक बार उसको सारे 5 के 5 सिक्के एक बार गिरा दिए, फिर दूसरी बार 5 सिक्के एक बार गिरा दिए, तीसरी बार भी 5 के 5 सिक्के एक साथ गिरा दिए। ऐसे 5 सिक्के कितनी बार टॉस किए गए? दैट इज 3200 टाइम्स। बात समझ आइए। एंड द नंबर ऑफ हेड्स आल्सो अपीयरिंग ईच टाइम इज नोटेड। और जब हमने 5 सिक्के गिरे तो उसमें से कितने हेड आए? 5 के 5 सिक्के गिरे, हो सकता है एक में हेड आया हो सकता है एक में भी हेड ना आया हो सकता है 2 में हेड आया हो। तो जब मैं 5 सिक्के करके 3200 टाइम्स गिर रही थी, तब मैंने हर एक में नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे थे उन 5 में से वो हमने नोट किए। जब मैंने 5 सिक्के गिराए उसमें से एक भी हेड नहीं आया। ऐसा 80 टाइम्स हुआ। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार हुआ। जब मैंने 5 सिक्के गिरे, एक भी हेड नहीं आया, सारे टेल आए। ऐसा कितनी बार हुआ? 80 टाइम्स हुआ। एक हेड आया, मैंने 5 सिक्के गिराए, 570 टाइम्स ऐसे हुआ कि एक हेड आया। 2 हेड्स कितनी बार आए? 1100 टाइम्स। 3 हेड 900, 4 हेड्स 500 और 5 के 5 पे हेड्स दैट इज 50 रही उसकी फ्रीक्वेंसी। जो मैं 5 सिक्के कर गिर रही थी 3200 टाइम्स, उन 5 सिक्कों में एक बार, जैसे 5 सिक्कों का एक सेट गिरा, एक भी बार हेड नहीं आया, ऐसा 80 टाइम्स हुआ। एक हेड है, उन 5 में से एक हेड आया जब मैं गिर रही थी, ऐसा 570 टाइम्स हुआ। मैंने इतनी बार गिरे ना तो उसमें से 570 टाइम्स ऐसा हुआ कि उन 5 में से एक सिक्के पे हेड आया। ठीक है, हमने चेक करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस कि कॉइन अनबायस्ड है। हमें ये हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है, क्या यहाँ कॉइन अनबायस्ड है। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत ध्यान से देखना, वही सेम प्रोसीजर रहने वाला है। पहले हम एच नोट लिखने वाले हैं, दैट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वही होते जो हमसे वो टेस्ट कराना चाहता है। क्या कॉइन अनबायस्ड है? हम कहेंगे दैट इज कॉइन इज अनबायस्ड। कॉइन हमारा क्या है? अनबायस्ड है। H1 लेते नहीं हम, इसमें अल्फा क्या लेंगे? दैट इज 0.05। कुछ नहीं दिया हुआ
तो अल्फा ये ले लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेशंस करते हैं, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, समीशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। ओ क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी जाती है। ई क्या है, एक्सपेक्टेड जो हम निकालते हैं बाय ई। ये टेबल बनाएंगे, ओ माइनस ई का स्क्वायर बाय ई, आपको पता है समीशन है तो टेबल बनेगा, लेकिन ओ तो है, पहले ई निकाल लेते हैं। सारा गेम ई का ही है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने का। अभी देखते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलेंगी। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। जब भी आपके पास ऐसे एक से ज्यादा कॉइन्स है और वो भी इतने ज्यादा नंबर्स में टोस किया जा रहा है, वहां पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला यूज होता है। ध्यान से देखना, पी ऑफ आर एन सी आर, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। डरो नहीं, सब आराम से बताऊंगी क्या कैसे है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सब चीजें आराम से बताऊंगी। ये देखो क्या है, ये है कैपिटल पी, दैट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये स्मॉल पी प्रोबेबिलिटी के लिए है। यहाँ पे एन क्या है, आर क्या है। यहाँ पे जो एन है इसका मतलब है कितने कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं। जैसे 5 कॉइन टॉस किए, उसमें 0 हेड आ रहे हैं, 1 हेड आ रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं, टोटल कितने कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, कितने टाइम्स वो नहीं, कितने कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, 5। तो हम यहाँ लिखेंगे एन की वैल्यू कितनी है, 5। ये फॉर्मूला में हेल्प करेगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, लेकिन इस फॉर्मूला में कौन सी चीज कहां से मिलनी है पहले वो समझ लो। आर अभी मैं समझाती हूँ। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पे मेरी सक्सेस क्या है, हेड्स चेक कर रही हूँ, मतलब हेड आया तो मेरी सक्सेस है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या होती है, दैट इज 1/2। एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। हेड या टेल आ सकता है, 2 आ सकता है, नीचे 2, हेड का 1 होता है 1/2। क्यू क्या होता है, फेलियर। पी है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, जो हमें चाहिए वो मिल जाए, 1/2। क्यू होता है फेलियर, जो हमें चाहिए वो नहीं, उससे उल्टा मिले। हमारी सक्सेस क्या है कि हमें हेड मिले, फेलियर क्या होगा कि टेल मिले। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दैट इज अगेन 1/2। तो n5 p 1/2 q 1/2। इस r की बात अभी हम करते हैं। ये बात समझ आई। अब हमने निकालनी है एक्सपेक्टेड। अब देखो जो ऑब्जर्व्ड है उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड निकलती है। ऑब्जर्व्ड में पहले क्या है कि 0 हेड्स है, तो एक्सपेक्टेड भी पहले किसकी निकलेगी कि हमारे पास 0 हेड है। कितने हेड लेने हैं वो हमारा आर होता है। हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है 0 हेड्स की, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0। सारी वैल्यूज डाल दो। एन कितना है, 5, दैट इज 5 सी, यहाँ पे आर की जगह 0, 1/2 आर। आर क्या होता है जो यहां लिखा होता है, दैट इज 0। क्यू की वैल्यू 1/2 n माइनस आर, 5 माइनस 0, दैट इज 5। आपको बार बार ना देखना पड़े इसलिए बता रही हूं। p की वैल्यू डालो, उसकी पावर वही लिखो जो यहां लिखी है। Q की वैल्यू डालो, उसकी पावर वही लिखो जो इनको माइनस करके आए, 5 माइनस 0 5, क्योंकि ये n और r ही है और इसकी पावर n माइनस r ही है, तो बार बार मैच नहीं करना। आपको पता है ये इसके साथ वो पावर लिखो जो नीचे लिखी है, और Q के साथ वो पावर लिखो जो माइनस करके आ रही है, 5 माइनस 0, दैट इज 5। ये आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दे देगा, दैट इज कि हमारे पास 0 आ रहा है हेड के नंबर्स। एक बात और, कितने टाइम्स किया है हमने, 3200 टाइम्स, तो यहाँ पे कैपिटल N मल्टीप्लाई होता है। फॉर्मूला तो यही रहेगा, सिंगल 5 कॉइन्स के लिए काम करना है तो यही रहेगा फॉर्मूला, लेकिन उसने एक बार नहीं टॉस किया 5 कॉइन्स को, 3200 टाइम्स टॉस किया। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इस फॉर्मूला में आपने आगे 3200 भी मल्टीप्लाई करना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी N इंटू पी आर 0 दे रहा होगा, ना कि सिर्फ ये सिर्फ 5 कॉइन्स टॉस करने के लिए फॉर्मूला है, लेकिन 5 कॉइन्स को कितनी बार किएगा वो आगे n आता है, 3200 आगे आएगा। बहुत इजी, आराम से काम करते हैं। 3200 जिसके नीचे 0 उसका आंसर हमेशा 1 आता है। 5 से 0, 6 से 0, 7 से 0, कुछ और नंबर हुआ तो सॉल्व करना सिखाऊंगी। ये जिसके नीचे 0 आ जाए उसका आंसर 1, ये हो गया 1। किसी चीज की पावर 0 आंसर 1, ये क्या बना 1/32। सोल्व करने पे आंसर 100 आया, क्योंकि इसने इसको कट किया, मेरे पास पहली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 100 आ गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत,
है कोई दिक्कत? पक्का नहीं है ना। यही यहाँ पे लिखा है कि पहली मैं भी सारा आपको समझाऊंगी। पहली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है मेरी दैट इज 0 हेड्स की, एंड आपको पता है क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि 3200 टाइम्स हुआ। ये तो 5 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन ये 5 कॉइन्स भी 3200 टाइम्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए n साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ गया आंसर? 100। किसके लिए? 0 हेड्स के लिए। तो मेरे पास 0 हेड्स के लिए कितना आया? 100 ही आया है। ऐसे मैं आपको 1 हेड के लिए भी निकाल के दिखाती हूँ, फिर हम आगे वहीं देख रहे होंगे। देखो 1 हेड के लिए कैसे काम करेंगे? 1 हेड के लिए क्या होगा? दैट इज PR इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे n मल्टीप्लाई करना मत भूलना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। इज इक्वल्स टू फॉर्मूला में डालते हैं NCR, n सेम रहता है, दैट इज 5C। R की वैल्यू चेंज हुई है, 5C1। P की वैल्यू क्या है? 1/2। P की पावर वही होती है जो यहाँ लिखा होता है, दैट इज 1। Q लिखते हैं 1/2, इसकी पावर क्या होती है? इनको माइनस करके 5 - 1 दैट विल बी 4। ये आ गया 5C1। जिसके नीचे 1 होता है उसका आंसर वही होता है जो ऊपर लिखा होता है। मेरी बात बहुत ध्यान समझो, अगर नीचे 0 है तो आंसर 1 आता है। 5C0, 6C0, 7C0 सबका आंसर 1 आता है। जिसके नीचे 1 होता है उसका आंसर वही आता है जो ऊपर नंबर लिखा होता है। इसे कैलकुलेट कैसे करते समझाऊंगी। तो ये क्या आ गया? यहाँ पे 5 आ गया इंटू 1/2 इंटू ये 1/2 की पावर 4 दैट विल बी कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे n की वैल्यू भी डालनी थी ना 3200, वो आगे मल्टीप्लाई करना मत भूलना। बस इसको सॉल्व करना। ये 16 to 32 है, ये बनेगा 100। आंसर इज 500। आंसर कितना आ गया मेरे पास? 500। देख लो NPR1, देखो ध्यान से, ये रहा मेरा NPR1, वैल्यू कितनी है? 500। ऐसे हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि 0 हेड्स आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि 1 हेड आ रहे हैं, साथ में n मल्टीप्लाई जरूर होगा कि कितने टाइम टॉस किया गया। ऐसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कि मेरे पास 2 आ रहे हैं, 2 हेड्स आ रहे हैं। ये रहा फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे, ये n की वैल्यू 5CR, NCR था ना, R की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 आया। 1/2 ये नीचे वाली आता है और 1/2 बाद वाले पे 5 - 2 3 आता है। मैंने अभी आपको समझाया। कैलकुलेट करोगे सिंपल। ये 5C2 10 कैसे है? ध्यान से देखो, 5C2 यहाँ पे कर दो सॉल्व। ये लो 5C2 का फॉर्मूला क्या होता है? ये आता है ऊपर वाला फैक्टोरियल लिखते हैं 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे खुलते हैं बताऊंगी। नीचे वाले का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और फिर इसको माइनस करो 5 - 2 3 फैक्टोरियल। लो जी 3 फैक्टोरियल। बहुत सिंपल, ध्यान समझो। 5C2 है तो 5 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब इसको उल्टी काउंटिंग खोलना शुरू करो। 5 × 4 जहां मर्जी तक खोल सकते हो, मैक्सिमम 1 तक। तो मैंने इसको 3 फैक्टोरियल तक ही खोला ताकि मैं नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से कट कर पाऊं। ये लो 3 फैक्टोरियल हो गया। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 × 1, तो ये कैंसिल होगा। 2 to the 4, 5 to the 10, ये आंसर आ गया। बताओ ये समझ आया 5C2 कैसे निकला? मैं रिपीट करूँ, जिनको आता है वो NP2 NP3 4 सारे निकालो, जिनको नहीं आता दोबारा समझो। 5C2 मीन्स 5 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल। अब ये मेरे पास बन गया। फैक्टोरियल का मतलब खोलना है, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक खोला ताकि इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। अब ये 2 फैक्टोरियल खोलना है तो इसको 1 तक खोल सकता है। 2 उल्टी काउंटिंग शुरू करते हैं, 2 × 1 तक ही खोलना है। 2 से ही कैंसिल हुआ, 1 नीचे पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 to the 10 आंसर आ गया। इसलिए ये 5C2 की जगह क्या लिखा? 10 लिखा। ऐसे वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई। NP3 की हेड 0 आ रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आएगी? ये सारा सॉल्व करोगे आंसर आएगा दैट इज 1000। आप 5C3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आप NP4 की 4 हेड आ रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 500। 5 हेड्स आ रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 100। जो ऑब्जर्व डाटा होता है, ऑब्जर्व डाटा में 0 हेड, 1 हेड, 2, 3, 4, 5 हेड तक निकाला गया है। तो एक्सपेक्टेड के लिए भी, फ्रीक्वेंसी के लिए भी
5 हेड तक हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, मैंने नाम पहले नहीं बताया, नाम सुन के ही हम डर जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरना। इतने ज्यादा कॉइन्स इतनी बार हम कर रहे हैं, इसको सिंपल वे से हम इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। अब इसमें एक बार नहीं 3200 टाइम्स किया, तो इसमें फॉर्मूला तो ये है, तो एक बार नहीं 3200 टाइम्स, 5 कॉइन्स के सेट को 3200 टाइम्स किया, तो यहाँ पे 3200 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए। बताओ क्लियर है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी समझ आई? ये निकाल के देखना है तभी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो ऐसे नहीं कि समझ आ गया, खुद से कैलकुलेट करके देखना है। ये सारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आने के बाद कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास ऑब्जर्व था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड हमने निकाल लिया। ये क्या है, O माइनस ई, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, तो O माइनस ई का स्क्वायर बाई ई तो निकालना है, ये टेबल में ही निकल जाएगा। बाहर समीशन का मतलब टेबल में काम करना है। इनका स्क्वायर किया, इसको इससे क्या किया, डिवाइड किया, ये आंसर आए। हम इसका क्या करते हैं, सम, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, समीशन। समीशन का मतलब पूरे कॉलम को ऐड करना है। आंसर कितना आ गया, 58.8। ये काय स्क्वायर है, काय स्क्वायर टेस्ट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलना ही निकलना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, n-1, दैट इज आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब न्यू 5 के लिए काय स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 11.070। काय स्क्वायर टेबल देखना आता है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर कर दिया, तो आप इजीली देख सकते हो। अब कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, 58.8, ये कितना है 11.07। इट मीन्स क्या हुआ कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज नॉट लेस देन द टेबल वैल्यू, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गई। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, ये रिजेक्ट हो गया कि कॉइन अनबायस्ड है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, कॉइन बायस्ड है। ये रिजेक्टेड हो गया ना, ये रिजेक्ट हो गया, मतलब ये बात गलत है। इसने कहा था कॉइन अनबायस्ड है, हम कहेंगे नहीं कॉइन अनबायस्ड नहीं, कॉइन क्या है, बायस्ड है। ये बात रिजेक्ट होगी, अनबायस्ड नहीं है, गड़बड़ है कॉइन में, कॉइन क्या है, बायस्ड है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। मेन काम क्या था, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, इसको ट्रीट कैसे करना है, NPQ फिक्स रहते हैं, R की वैल्यू हर एक्सपेक्टेड में चेंज होती रहती है। जितने टाइम टॉस किया वो कैपिटल N, जितने कॉइन्स को टॉस किया वो स्मॉल n यहाँ पे पुट होता है। क्लियर हुई ये चीजें, पक्का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। चले सेकंड पे, ऐसे हमने 3 क्वेश्चन करने हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से समझना लास्ट क्वेश्चन तक, आज बहुत इंपॉर्टेंट और हर एक चीज आपके सुनने समझने वाली है, एक जैसे क्वेश्चन नहीं है। क्या है, रैंडम सैंपल ऑफ, किसका रैंडम सैंपल लिया, 100 फैमिलीज विद 4 चिल्ड्रन। 2 डाटा दे दिया, 4 और ये 104 चिल्ड्रन, 100 फैमिलीज में बात हो रही है। क्लिक हो जाए, 2 डाटा दिया गया, जैसे 5 कॉइन्स 3200 टाइम टॉस हुए थे, 100 फैमिलीज में 4 चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो ये बाइनोमियल से हैंडल होगा। आगे देखो, ईच डिस्क्लोज द फॉलोइंग डाटा, हमने 100 फैमिलीज में देखा 4 बच्चे थे, उनमें कुछ बताया गया कि 4 में से एक भी फीमेल नहीं है, 0 फीमेल है, ऐसी 5 फैमिलीज थी। 4 में से एक फीमेल है, ऐसी 25 फैमिलीज थी। इन 100 फैमिली में सबके 4-4 बच्चे हैं, उसमें से फीमेल कितनी है वो बताया गया। ऐसी फैमिली जिसमें 4 में से 2 फीमेल थे वो 40 है। ऐसी फैमिली जिसमें 4 में से 3 फीमेल्स थे वो 20 फैमिलीज है। ऐसी फैमिली जिसमें 4 में से 4 ही फीमेल थे, ऐसी 10 फैमिलीज है। आपको पहले डाटा समझ आना चाहिए दिया क्या हुआ, तभी हम आगे एक्सपेक्टेड ढूंढ पाएंगे, जब हमें ऑब्जर्व्ड का टाइप क्या बताया हुआ है ये समझ आए। आगे देखो, वेरीफाई एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05 अल्फा दे दिया। इफ दीज डाटा इनकंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट मेल एंड फीमेल आर इक्वली लाइकली, वो हमें चेक करने को बोल रहा है कि बताओ मेल्स एंड फीमेल्स जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। अभी हम चेक कर लेते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा। पहले H नोट लेते हैं। H नोट क्या लेंगे, दैट नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स आर, नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स आर क्या लेंगे, दैट इज प्रोबेबली
इक्वल, प्रोबेबल मान के चलते हैं कि ये इक्वल ही है। ये हमने क्या लेनी है, दैट इज H0 नल हाइपोथेसिस लेना है। अल्फा ले लेते हैं, H1 तो इसमें लेते नहीं, 0.05। अल्फा क्या है 0.05, काई स्क्वायर क्या लेंगे, दैट इज समीशन। उसके बाद हम कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं ना, लिख दिया। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ये रही हमारे पास, हमने क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड हमें समझ आ गया, इसमें बायनोमियल लगने वाला है। बायनोमियल को हैंडल कैसे करना है वो समझते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है, H0 अल्फा ये तो समझ आ गया। अब बायनोमियल का फॉर्मूला क्या था, P ऑफ R एन सी आर, P की पावर R Q की पावर N माइनस R। अब N देखते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे N किसको लेना है, ये 0 कितने में से है, 4 बच्चों में से 0 फीमेल है, 4 बच्चों में से 1 फीमेल है, 4 बच्चों में से 2 फीमेल है। कितनों में से बात हो रही है, 4 में से बात हो रही है। तो n की वैल्यू 4 है। जो ऑब्जर्व डाटा में ऊपर टर्म्स लिखी होती है वो आउट ऑफ कितने बताई गई है, वही हमारा n होता है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था कि हमारे पास 0 हेड है, 1 हेड है, 2 हेड्स है, कितने में से, 5 कॉइन्स में से। 5 कॉइन्स एक साथ गिरे थे, उनमें से 0 हेड है, 1 हेड है, तो n कितना लिया था 5, कि हम कितने में से 0 की बात कर रहे हैं, कितने में से 1 की बात कर रहे हैं, वो हमारा स्मॉल n होता है। वो हमने लास्ट क्लास में क्या लिया था, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में क्या लिया था, दैट इज 5 लिया था। अब यहाँ पे हम 4 में से 0 फीमेल्स है, 4 में से 1 फीमेल्स है, तो n की वैल्यू क्या लेंगे 4, क्योंकि सारी बात 4 में से ही हो रही है। r की वैल्यू साथ साथ डालते हैं। p क्या लेंगे, सक्सेस। सक्सेस हमारी किसमें है कि वो फीमेल्स होनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मान के चल रहे हैं फीमेल और मेल इक्वल है। इक्वल का मतलब हाफ मेल्स है, हाफ फीमेल्स है। मेरी सक्सेस किसमें है, फीमेल मिलने में, और फीमेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, क्योंकि मैं नल हाइपोथेसिस में मान के चल रही हूँ कि मेल और फीमेल इक्वल हैं। बताओ बात समझ आ रही है, दोबारा समझो। पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस क्या है, फीमेल होनी चाहिए। नल हाइपोथेसिस में मैंने माना है कि मेल और फीमेल इक्वल है, मतलब हाफ मेल होंगे हाफ फीमेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कितनी है, हाफ, और वही मेरी सक्सेस है। तो पी क्या है, 1/2। फेलियर क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज मेल है, तो Q की वैल्यू क्या आएगी 1/2। मैंने हाफ मेल हाफ फीमेल का है ना, तो अगर फीमेल की 1/2 है तो मेल की भी 1/2 होने वाली है। बताओ समझ आया, पक्का। देख लो अब काम शुरू करते हैं कि मेरे पास इसी के अकॉर्डिंग, इसमें क्या था 0 फीमेल 1 फीमेल, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे कि हमारे पास 0 फीमेल्स है। यहाँ पे कितनी फैमिलीज की बात हो रही है, 100, तो वो 100 मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ये तो मैंने फॉर्मूला बताया, लेकिन हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, टोटल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, कॉइन कितनी बार टॉस किया, कितनी फैमिली की बात हो रही है, तो n इंटू PR0, n की वैल्यू कितनी है 100। अब फॉर्मूला डालो, NCR, n की वैल्यू कितनी है, दैट इज मेरे पास 4, C0, P की पावर R, P कितना है 1/2, हमें पता है यही नंबर आता है, R यही होता है, दैट इज 0, 1/2 n माइनस R यही होता है। देखो n ये रहा, R ये रहा, 4 माइनस 0 दैट इज 4। बार बार पुटिंग ना करनी पड़े, P के साथ वही आता है, यहाँ ना बार बार फॉर्मूला में पुटिंग करनी पड़े, सिंपल सा है। P की पावर वही होती है जो नीचे लिखा होता है, और Q की पावर क्या होती है 4 माइनस 0 4। बार बार n पुट करना r पुट करना कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखो P पे वो पावर आती है जो नीचे लिखा होता है, Q पे वो पावर होती है जो इनको माइनस करते हैं, 4 माइनस 0 दैट इज 4। क्लियर है, बस अब कैलकुलेशन करनी है। 100 जिसके नीचे 0 होता है, आंसर क्या होता है 1। यहाँ पे 1/2 की पावर 0 दैट इज अगेन 1, 1/2 की पावर 4 दैट विल बी 16, 100/16 6.25 होता है, वही इसका आंसर आएगा। देखो ये लिखा 6.25। क्लियर है, ये किसके लिए बात करी कि हमारे पास 0 फीमेल्स होंगी उन 4 बच्चों में, जो चिल्ड्रन है ना फैमिलीज में 4 बच्चे हैं, उनमें से 0 फीमेल की क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 6.25 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ऐसे हम निकालेंगे कि उसमें से एक फीमेल है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी निकालेंगे, एक फीमेल की। 100 फैमिलीज की बात हो रही है, आगे n आएगा, 100 इंटू 4C1, P की वैल्यू Q की वैल्यू, P की पावर वही होती है जो नीचे लिखी हुई है, Q की पावर होती है 4 माइनस 1 दैट इज 3। जिसके नीचे 1 होता है वही आंसर होता है जो ऊपर लिखा होता है 4, वो ये रहा। आंसर कितना आएगा 25। ऐसे यहाँ पे 2 फीमेल्स के लिए बात होगी, 3 फीमेल्स के लिए बात होगी, और 4 फीमेल्स के लिए बात होगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही बात हो रखी है, 0 फीमेल है, 1 2 3 4, तो जो ऑब्जर्व डाटा 4 फीमेल्स तक है, 4 चिल्ड्रन में मैक्सिमम 4 ही फीमेल्स हो सकते हैं, तो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी किस
कब तक निकालनी है, जब तक NP4 ना आ जाए। ये सारे आप अपने आप कैलकुलेट जरूर करना, मैंने एक एक स्टेप लिखा है ताकि आप मैच कर पाओ। बताओ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्लियर है? पक्का, बहुत ईजी है। 4C2 है मतलब 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल। ऊपर वाली लिखते हैं, फिर नीचे वाली लिखते हैं, फिर माइनस करके लिखते हैं। इसको खोल दो, 4 फैक्टोरियल 3 2 फैक्टोरियल तक खोल दो। उल्टी काउंटिंग लिखनी होती है जहां तक आप लिखना चाहो, मैक्सिमम 1 तक। तो यहां से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, ये 2 to the 4 2 3 the 6 आंसर आएगा। इस 1 की कोई बात नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 4C2 6 लिखा गया है। देखो 4 फैक्टोरियल खोला, नीचे वाला 2 माइनस करके 2, इसको हम खोल सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 की कोई बात नहीं, कैंसिल किया, 6 आंसर आया, वही यहाँ लिखा हुआ है। बताओ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्लियर है अच्छे से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये रहा ओ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ई जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला है। ओ माइनस ई दैट विल बी, हम कैलकुलेट करेंगे दिस माइनस दिस, इसका स्क्वायर बाय दिस, क्योंकि मुझे फॉर्मूला में क्या डालनी है, वैल्यू डालनी है। कॉलम को ऐड करना है, क्यों? क्योंकि ये समीशन है। यहाँ पे आंसर कितना आया, 3.6672। यही मेरे किसकी वैल्यू होती है, दैट इज काई स्क्वायर की वैल्यू होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, आंसर कितना आया 4। टेबल से वैल्यू देखनी आपको आती है, यहाँ पे आएगा न्यू 4 के लिए कितनी वैल्यू है 9.488। कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है किससे, टेबल वैल्यू से। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो रही है, देयरफॉर द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रोबेबली इक्वल। वही हमने नल हाइपोथेसिस ली थी, देखो क्या ली थी नल हाइपोथेसिस, ये लिया था कि प्रोबेबली इक्वल है, ये एक्सेप्ट हो चुकी है। इसका मतलब एंड में क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, देयरफॉर नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रोबेबली इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, दैट इज दिस वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानी वानी पीना है तो पी लो, इसको ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी आपको। हाँ जी, क्या है ये, द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट इन अ सैंपल ऑफ 330 यूनिट्स of a manufactured product was found as follows। 330 यूनिट्स हमें दी गई हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिफेक्ट, अब देखो नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने, 0। इन 330 में से ऐसी कितनी यूनिट है जिसमें एक भी डिफेक्ट नहीं निकला, 214। ऐसी कितनी यूनिट है जिसमें एक डिफेक्ट निकला, 92। ऐसी कितनी यूनिट है जिसमें 2 डिफेक्ट निकले, 20। ऐसे आगे 4 डिफेक्ट्स तक बताया गया है। इन 330 में से कितनी यूनिट में कितने डिफेक्ट है, ये हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दी गई है। फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करो, यही इसमें नई चीज ने सीखने वाली चीज है। पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन किया, अब जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डरना मत, बहुत इजी है, इसका क्वेश्चन होता है तो रिकॉग्नाइज नहीं, हमें यहाँ पे डायरेक्टली लिखा होता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप फिट करो टू द डाटा एंड गुडनेस ऑफ फिट इसकी निकालो। आपने इसका गुडनेस ऑफ फिट निकालना है, मतलब आपने चेक करना है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम है, हमें ये चेक करना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पहले फिट कर रहे होंगे, कैसे फिट करते हैं कैसे निकालते हैं मैं सिखा रही हूँ, और फिर हम अपना टेस्ट करेंगे। एंड टेस्ट आएगा यहाँ पे, एंड टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट। अभी इसको पूरा क्वेश्चन आराम से करेंगे, एच नोट सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर लेते हैं। वो कैसे फिट करते हैं ध्यान से समझना। हम फिट करने का मतलब क्या है, कुछ वैल्यूज हैं जो हमें पहले से निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज उसी में निकल जाएंगी जो हम टेस्ट में यूज कर रहे होंगे। फिट अप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पहले ही कैलकुलेशन कर लो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला से एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल के रख लो, बस फिर हम आगे अपना टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले एक्स नोट करो, जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना होता है आप इसको एक्स मानते हो और इसको फ्रीक्वेंसी मानते हो। एक्स नोट करो 0 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसीज नोट करो, दैट इज 214 92 20 3 1।
उसके बाद आपने मीन निकालना है। क्या निकालना है? दैट इज मीन। मीन कैसे निकलता है? जब एक्स और एफ दियो आपको एफ एक्स निकालना होता है। जब हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हो तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स बाई एन। एफ एक्स जैसे ये 0, 92, 40, यहाँ पे 3 3 9, 4 1 4, ये एफ एक्स है। सबको सबके सामने वाले से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ऑफ एक्स मिल गया, एफ एक्स मिल गया, सॉरी एफ ऑफ एक्स थी, एफ एक्स मिल गया। समीशन एफ एक्स चाहिए, हम इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मुझे नीचे क्या चाहिए? एन। जब फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो एन इन फ्रीक्वेंसी के सम को बोलते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। एन 0 1 2 3 4 ये कितने हैं? 5 है ना टोटल, तो इसको एन नहीं लेना है, एन इक्वल टू 5 यहाँ नहीं है। जब फ्रीक्वेंसीज होती हैं हमारे पास, मीन निकालना होता है हमें, तो एफ एक्स पहले ऊपर लिखते हैं और नीचे एन, मतलब इन फ्रीक्वेंसीज का सम। हमें क्या निकालना है? एफ एक्स बाई एन, मतलब ये एफ एक्स का सम और इन फ्रीक्वेंसी का सम हमें एन दे देगा। यहाँ एफ एक्स डालेंगे, यहाँ एन डालेंगे, हमें मीन मिल जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझो। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पहले आपको गिवन डाटा का मीन निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी वाले का मीन इस फॉर्मूला से निकलता है, एफ समीशन एफ एक्स बाई एन। एफ एक्स का कॉलम बनेगा क्योंकि यहाँ समीशन है, और एन हम फ्रीक्वेंसी के सम से निकालते हैं, 5 नहीं लेते। जहाँ एफ दिया हो इनके सम को ही एन बोलते हैं। ये आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास देखो ये आएगा फ्रीक्वेंसी का सम 330, एफ एक्स आएगा 145। आप कैलकुलेट करोगे एक्स बार समीशन एफ एक्स बाई एन वैल्यू डाल के, आंसर आ रहा होगा 0.439। तो जब आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है, द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द मीन, और फ्रीक्वेंसी वाले का मीन ऐसे निकलता है। ये चीज क्लियर है? पक्का अच्छे से माइंड में बैठ गया? डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है पॉइसन वाली तो मीन निकालो। नेक्स्ट आ जाओ। ये जो मीन निकलता है इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल्स टू 0.439। फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकाल रहे होंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था, ऐसे ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? देखो क्या है? e रेज टू पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला लिख के बता रही हूँ, बहुत इजी फॉर्मूला। देखो लर्न कैसे करना है। p लिखा, ये x लिखा, बिल्कुल सही है। यहाँ हम डालेंगे 0 हेड चाहिए, 1 हेड चाहिए, 2 हेड चाहिए, जिसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं उसके लिए काम करेंगे। यहाँ डिफेक्ट्स है कि 0 डिफेक्ट के लिए चाहिए, 1 डिफेक्ट के लिए चाहिए, 2 डिफेक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन निकाल, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो, यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? e रेज टू पावर माइनस m, m की वैल्यू अभी आपने मीन वाली निकाली, इंटू m रेज टू पावर x। m तो हमारे पास है, x हमें यहाँ से मिल रहा होगा, नीचे x फैक्टोरियल, इसी x का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से डर नहीं लगता, अभी हम इससे भी खेलना सीख जाएंगे। पहले भी खेला है, अभी भी खेल लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से निकालनी होती है, हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया होता है और हम ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल को रिकॉग्नाइज करना होता है, पॉइसन दिया होता है क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये तो एक के लिए बात हो रही है ना। अगर हमारे पास टोटल यूनिट्स कितनी है, वो n साथ में मल्टीप्लाई होगा। जैसे बायनोमियल में टोटल यूनिट साथ में मल्टीप्लाई होती है, इसमें भी टोटल यूनिट साथ में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे कितनी है? 330 यूनिट्स थी। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कितनी यूनिट्स है? 330 यूनिट्स है, तो वो कैपिटल N भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा। इधर है तो इधर भी आएगा। इससे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होंगे। तो फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हमने ये m की वैल्यू निकालनी है जो कि एक सिंपल मीन है हमारे पास। फिर उसके बाद हम अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुरू कर देंगे। एक बार एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल गई, फिर हम अपना सेम क्वेश्चन OE वाला करेंगे। उसमें भी कुछ नया सीखने वाला भी समझाऊंगी। पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पे आ जाओ। अब पहले किस पे बात करेंगे कि 0 डिफेक्ट है, फिर किस पे बात करेंगे कितने ऐसे यूनिट है जिसपे 1 डिफेक्ट है। यही हमें डाटा दिया हुआ था ना कि 0 डिफेक्ट है इतनी यूनिट है, 1 डिफेक्ट है इतनी यूनिट है, ये ऑब्जर्व्ड है। एक्सपेक्टेड भी ऐसे निकालेंगे, 0 डिफेक्ट वाली कितनी यूनिट है, मतलब पहले हम 0 डिफेक्ट वाली ढूंढेंगे, फिर हम 1 डिफेक्ट वाली ढूंढेंगे कितनी यूनिट है। NP0, ध्यान से समझ जाए, कैलकुलेशन सुपर इजी वे में हो सकते हैं, ट्रिक समझो। यहाँ पे P ऑफ 0 पहले n की वैल्यू कितनी है? 330। P0 मतलब मुझे इस x की वैल्यू 0 डालनी है, तो e रेज टू पावर माइनस m को तो कुछ नहीं होगा। इसमें देखो बार बार x चेंज होने वाला है, e रेज टू पावर माइनस m तो चेंज नहीं होने वाला। e रेज टू पावर माइनस m का मतलब क्या है? ये m की वैल्यू है, मतलब e रेज टू पावर माइनस 0.439
है ना। ई रेस्ट टू पावर माइनस एम का मतलब क्या है, ई की पावर माइनस 0.439। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में इसका आंसर आपको दिया होता है, जिसका इन्हें पता होता है ई की इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो क्वेश्चन में पहले से बता के रखते हैं कि इसका आंसर कितना आना है 0.6447। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ, चार्ट देख के कैसे निकालना है, टेबल देख के कैसे निकालनी है ये वैल्यू, ये मैं आपको एंड में समझा रही होंगी। लेकिन अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि ई रेस्ट टू पावर 0.439 मतलब ई रेस्ट टू पावर माइनस एम की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.6447। अभी के लिए हम ये चीज मान के चल रहे हैं, देखना है कैसे टेबल में से, एंड में बताऊंगी। तो ई रेस्ट टू पावर माइनस एम तो चेंज होना ही नहीं, एक्स की वैल्यू चेंज होनी है, ये कांस्टेंट ही रहना है। तो ई रेस्ट टू पावर माइनस एम की जगह, मतलब इसकी जगह मैं हर जगह क्या डाल रही होंगी 0.6447। तो मैं इसकी जगह क्या डाल रही हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर माइनस एम 0.6447, मैंने पी ऑफ 0 करा है, तो यहाँ पे m की पावर 0 मतलब 0.439 की पावर 0, मेरा m ये है और e रेस्ट टू पावर माइनस m ये है। नीचे क्या है, x फैक्टोरियल, x क्या लिया 0, नीचे क्या आएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, किसी चीज की पावर 0 आंसर 1 होता है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। वी आर लेफ्ट विद दिस इनटू दिस, आंसर आया 212.75। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि 1 डिफेक्ट है, ऐसे 330 में से कितनी यूनिट्स है जिसमें एक डिफेक्ट है, n इंटू पी, ये 1 लिखेंगे, ये क्या आ गया 330 आ गया n की वैल्यू। p ऑफ 1 की बात करते हैं, मतलब x की जगह 1 डालना है, फिर से e रेस्ट टू पावर माइनस m को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें तो x है ही नहीं, e रेस्ट टू पावर माइनस m की जगह क्या डाल दिया 0.6447, वो ये मैंने डाल दिया। आगे देखो m की पावर x, m कितना है 0.439, x की वैल्यू 1, नीचे x फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना आया 1 आया। बहुत ध्यान से समझो, 330 इंटू 0.6447, ये ऊपर ही आंसर निकाला हुआ 212.75, वही हमने लिख दिया। जब हम पॉइजन ये डिस्ट्रीब्यूशन से काम कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे होते हैं, हमें पिछला आंसर हेल्प करेगा। वैसे तो कैलकुलेटर से ही सारा काम करना है, फटाफट हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर से भी तो टाइम सेव करना है और क्वेश्चंस भी करने हैं, तो आप पिछली वैल्यूज उठाओ। 330 इंटू 0.6447 मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, तो 330 इंटू 0.6447 की वैल्यू दिख दी 212.75, और ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ 0.439 वो मैंने यहाँ लिख दिया। दिस इंटू दिस का आंसर पहले ही निकाल चुकी हूँ, वो आंसर लिख के ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर तो है ही 1। आंसर कितना आया 93.40। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 डिफेक्ट्स के लिए, कि उन 330 यूनिट्स में 2 डिफेक्ट्स है, ऐसी कितनी यूनिट्स है उसके लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं n इंटू पी ऑफ 2, n की वैल्यू डाली हमने, यहाँ सारी वैल्यूज डाल दी। आप सिंपल कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज डालना, आपको आंसर मिल जाएंगे। यहाँ मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक यूज की है, ध्यान से देखना, इस 0.439 की पावर 2 है ना, इसको 0.439 की पावर 2 को 1 और 1 में तोड़ लिया। मान लो 2 की पावर 2 है, तो आप इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 में तोड़ सकते हो ना, स्क्वायर है, इसको 1 1 पावर में लिख सकते हो। ऐसे ही मैंने इसको लिखना चाहा, इससे क्या हुआ, देखो क्या हुआ, इससे ध्यान से देखना, 330 ये रहा 330, 0.6447 वो ये रहा 0.439 0.439, ये 1 हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, आंसर 93.40, ये रहा 93.40 इंटू ये बचा हुआ 0.439 और नीचे वाला 2, आंसर आ जाएगा। अगर आपने ऐसे पिछली वैल्यू यूज नहीं करनी, सिंपल कैलकुलेटर पे दोबारा ये मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है, आप वो भी कर सकते हो, आंसर सेम आते, एक आधे पॉइंट का फर्क पड़ता है। जैसे मेरा मान लो 20.25 है, आपको 20.3 आ जाए, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे, पिछला आंसर यूज नहीं करोगे, थोड़ा बहुत एक पॉइंट का उधर इधर हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आंसर सेम आ रहे होंगे, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा। हम पिछली वैल्यू यूज करके अपना टाइम सेव कर रहे हैं, कैलकुलेटर पे तो टाइम लगे ना टाइप करने में, और भी क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो सेव करने के लिए हम देख लेते हैं कि इनका मल्टीप्लाई का आंसर तो निकाल चुकी हूँ, और जो एक्स्ट्रा है वो साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये 2 डिफेक्ट्स के लिए क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऐसे 3 डिफेक्ट्स के लिए काम करेंगे, फॉर्मूला में सारी वैल्यूज डालोगे ध्यान से। 2 के लिए देखो ध्यान से, 2 के लिए ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ये जो भी हमने लिखा हुआ है क्लाउड में, पिछले शीट से उठाया मैंने, तो ये 2 के लिए हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ये रहा हमारा आंसर आया था, ध्यान से देखना, 330 0.6447, 330 ये रहा, इसका 3 है ना, 3 को मैं तोड़ रही हूँ 2 और 1 में, 3 को किस में तोड़ रही हूँ
2 और 1 में तोड़ सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड होती है। तो मुझे 3 पावर को तोड़ना है तो 2 और 1 में तोड़ूंगी। ये मत को 2 into 1 में 2 होता है, कैसे तोड़ सकते हैं, ये पावर ऐड होती है। अगर 3 को तोड़ना है 2 + 1 में तोड़ा है, ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड होती है। 3 को हम 2 और 1 में तोड़ते हैं। 4 को तोड़ना है 3 और 1 में तोड़ सकते हैं, 3 + 1 भी 4 होता है। 2 और 2 में तोड़ सकते हैं, 2 + 2 भी 4 होता है। जब पावर्स तोड़ते हैं प्लस के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। 3 को तोड़ना है तो 2 और 1 में तोड़ेंगे। ऐसा क्यों करें बताती हूँ। इसका ये स्क्वायर है, इसका यहाँ पे क्या था स्क्वायर। ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ 3 × 2 × 1। ये नीचे वाला 2 है, ये नीचे वाला 2 है। जो मेरे n of p × 2 था वो सारी वैल्यूज मिल गई। उसका आंसर कितना था 20.50। मैंने इसलिए तोड़ा कि मैं पिछला आंसर डायरेक्ट उठा पाऊँ। अगर आपको इतनी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, आपको लग रहा है मैम पिछला आंसर क्या उठाना, मैं सारा अपने आप दोबारा कैलकुलेटर पे ये टाइप करके डिवाइड करके आंसर निकाल लूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा 330 × 0.6447 इंटू दिस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब पता है, दैट इज 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1। उल्टी काउंटिंग लिखनी है 1 तक, वो यहाँ जरूर लिख लेना। मैंने पिछला वैल्यू यूज किया है क्योंकि बुक्स में जब ऐसे क्वेश्चन किए होते हैं आपको समझ नहीं आता है कैलकुलेशन कैसे की हुई है, तो सिंपल वाली आप खुद कर सकते हो, ये वाली भी आपको समझ आ जाएगी। अब एक्स्ट्रा क्या क्या है, ये सारा कुछ यूज हो गया है, ये वैल्यू निकल चुकी है। एक्स्ट्रा क्या है, नीचे वाला 3 वो मैंने यहाँ लिख दिया। एक्स्ट्रा क्या है, ये पावर 1 वो मैंने यहाँ लिख दिया। आंसर कैलकुलेटर पे आया था 2.9998, मैंने क्या किया राउंड ऑफ किया। तो यहाँ पे मान लो मेरे को 3 डिजिट तक चाहिए, तो यहाँ पे 9 है, इसमें 1 बढ़ाना है। इसमें 1 बढ़ा नहीं सकती, 10 लिख नहीं सकती, तो पूरे में 1 बढ़ा दो। 99 की जगह 100 नहीं लिख सकती। ध्यान से देखना, मेरे पास कैलकुलेटर पे आंसर कितना आया 2.9998। मान लो मुझे 3 डिजिट तक चाहिए, ठीक है, ये 8 है, ध्यान से मान लो 3 डिजिट तक चाहिए, ये 5 से बड़ा, इसमें 1 बढ़ेगा। 9 का 10 नहीं लिख सकती। पिछला ले आओ, 99 में 1 बढ़ेगा 100, इसमें भी 99 की जगह 100 नहीं लिख सकती। 99 में 2 डिजिट है, 100 में 3 डिजिट होते हैं, 2 के 3 डिजिट नहीं लिख सकते। फिर पीछे आ जाओ, 999 का 1 बढ़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा। 3 की जगह 4 डिजिट नहीं लिख सकती, 1000 में 4 डिजिट होते हैं, वो नहीं लिख सकती। फिर उससे पिछला कंसिडर करो 2 में 1 बढ़ाओ, क्या हो जाएगा 3, इसलिए यहाँ पे राउंड ऑफ करके 3 आया। जब हमारे पास 9 से 10, 99 से 100 बन रहा होता है, पीछे वाला डिजिट कंसिडर करना शुरू करते हैं, वहां पे 1 बढ़ाते हैं। इसमें बढ़ाएंगे नहीं बढ़ा सकते, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें 1 बढ़ा के आंसर कितना आ गया 3 आ गया। राउंड ऑफ करना मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फिर भी राउंड ऑफ में दिक्कत हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्या आपका डाउट आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ऐसी NP4 निकालेंगे, सारी वैल्यूज हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 आनी थी पावर, मैंने इसे 3 और 1 में तोड़ा है। क्यों? क्योंकि 3 तक का आंसर, यहाँ 3 था ना, 3 तक का आंसर मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ। तो इसकी पावर 3 और यहाँ पे मेरे पास 3 × 2 × 1, देखो यही था ना, नीचे 3 × 2 × 1। इस पूरे को सोल्व करके मेरा आंसर 3 आया था, ये लिखा 3। एक्स्ट्रा क्या है 0.439, वो ये रहा, और यहाँ पे क्या आएगा आंसर, दैट इज 4। तो यहाँ पे आंसर की वैल्यू क्या आ गई 0.33। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? समझ आया कैसे काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे इजी बना रहे हैं। आप ये देखो, जो स्टार्टिंग में वैल्यू लिखी थी, अगर आपको वो सारा सामान मिल रहा है, उसकी जगह उसका सीधा आंसर डालो। आपने पुटिंग करके ये वैल्यू तोड़ने से पहले आपने पावर तोड़ी, वो अलग बात है, उससे पहले जो यहाँ लिखा था ये उसका ही आंसर है। तो आपको अगर वही सारा सामान, यहाँ पे पावर 3, ये पावर 3 को ही तोड़ा था, ये सारा सामान यहाँ मिल रहा है 3 × 2 × 1, इन सब की जगह लिख दिया 3। बाकी जो एक्स्ट्रा था, एक ये वाला एक ये वाला, वो आपने यहाँ लिखना है, आपको आंसर मिल जाएगा 0.33। आप सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, पिछले वैल्यू यूज करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, टाइम कम लगेगा। अदरवाइज आपकी स्पीड है कैलकुलेटर पे, दोबारा तो टाइप कर लो 330 × 0.6447, इसकी पावर निकालो, वैसे सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। चले फिर आगे, ये हमारी क्या आगे सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं। ये रहा हमारा O, दैट इज E। इसमें क्या नया सीखने वाला है, ध्यान से देखना। ऑब्जर्व हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, एक्सपेक्टेड हमने अभी निकाल ली। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग O - E करना है, यहाँ पे चीज नोटिस करने वाली है। ये रहा 214, ये रहा 92, ये था 231। कभी भी हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज
5 से कम नहीं हो सकती है। ये chi-square टेस्ट का रूल है। मैंने आपको रूल्स नहीं बताए थे कि आप कहोगे मैं 5 से कम हुई तो क्या करना है। मैं जब क्वेश्चन आएगा तभी आपको क्लियर करूंगी। जब भी फ्रीक्वेंसीज देखो ये 5 से कम नहीं होनी चाहिए। 3 ये 1 5 से कम फ्रीक्वेंसीज है, तो यहाँ पे हम अलग तरह से डील करते हैं। chi-square टेस्ट के लिए ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं 5 से कम नहीं हो सकती। टोटल फ्रीक्वेंसी 50 से कम नहीं हो सकती। टोटल जो हम करते हैं ना 180 आया था, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा टोटल फ्रीक्वेंसी 180 थी। टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी दी होती है 3200 है, 330 है। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 से ज्यादा होनी चाहिए। और जो हमारी इंडिविजुअल ऐसे एक फ्रीक्वेंसी दी होती है डिस्ट्रीब्यूशन में वो मिनिमम 5 होनी चाहिए, 5 से कम नहीं हो सकती। ये हमारे पास क्या है, दैट इज 5 से कम है। तो हमें यहाँ पे गेम खेलना पड़ेगा। वो गेम क्या है कि यहाँ पे 5 से कम वाले नहीं रह सकते। ये 1 है, ये 3 है, इन दोनों को ऐड भी कर दूं तो 4 बनेगा, वो अभी भी 5 से कम है। तो मैंने इससे भी ऊपर वाला ऐड किया, ये क्या बन गया 24। अगर कोई 5 से कम है तो हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं और वो 5 से बड़ी बनाते हैं। मैंने इन दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया 4, ये अभी भी 5 से छोटी है, तो मैंने इन तीनों को ऐड कर लिया, दैट इज 24 हो गया। अगर इन दोनों को ऐड करके 5 से ऊपर फ्रीक्वेंसी बन जाती तो हमें इसको ऐड एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। लेकिन 3 + 1 4 है, अभी भी 5 से कम है, तो मैंने इन सबको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। आंसर कितना आ गया 24। तो 5 से कम फ्रीक्वेंसीज है, ऐड करो फ्रीक्वेंसीज को। अगर इसको ऐड किया है तो ये भी ऐड होगी। आंसर कितना है 23.83। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 की तरह ट्रीट नहीं होंगे, 1 2 3 की तरह ट्रीट होंगे। इन तीनों को मिला के एक फ्रीक्वेंसी गिनी जाएगी, दैट इज 24। इसको क्या गिना जाएगा 23.83। बाकी सेम प्रोसीजर, ओ माइनस ई, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, इन तीनों के होल स्क्वायर, बाय डिवाइड बाय ई करना है। इसको किससे किया, इससे, इसको 93.4 से और इस वाले को 23.83 से। इन तीनों की जगह एक ये अब काम करेगा। इसको ऐड किया 0.0295, यहाँ पे ये चीज सीखने वाली थी। तो chi-square की वैल्यू क्या आ गई 0.0295। फिर आप क्या निकालोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉर्मूला होता है n-2। तो यहाँ क्या आएगा n-2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करा तो n-1 से ही डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है, लेकिन पॉइसन के अंदर n-2 से। n कितना है 3, 5 नहीं है। देखो ये 1 ये 2, इसको एक काउंट किया 1 2 3, 3 - 2 दैट इज 1 आ गया। तो जब आप ऐसे फ्रीक्वेंसीज ऐड करके बनाते हो वो एक ग्रुप एक ही काउंट होगा। तो 1 2 ये 3, 3 - 2 आंसर 1। 1 के लिए इसकी वैल्यू है 3.84। ये क्या है, कम है। कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबल वैल्यू। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। हमने लिया था नल हाइपोथेसिस नहीं ना, हमने एक्सपेक्टेड, हम तो क्या कर रहे थे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे फिट, और वो करते करते एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली और सीधा ओ और ई पे आ गए। इससे ओ और ई से पहले आप यहाँ पे H0 मेंशन कर लेना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली ना आपने, देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे थे, ये हमने पहले मीन निकाला, मीन का यूज करके हमने सारा काम किया। काम करने के बाद हमने मतलब काम करने के बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली, फिर हमने ओ और ई टेबल में यूज कर लिया। इस ओ और ई के टेबल से पहले H0 लिख लेना। H0 क्या है हमारे पास, क्या लेंगे, नल हाइपोथेसिस। क्या पूछा था उसने, देखिए क्या पूछा था उसने कि हमारे पास, उसने हाइपोथेसिस क्या टेस्ट करने को बोला था, गुडनेस ऑफ फिट के लिए। दैट इज हमने क्या लिखना है, गुडनेस ऑफ फिट के लिए क्या लाइन आती है, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है बिटवीन दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज आप ये लिखोगे। जब भी गुडनेस ऑफ फिट को चेक करने को बोलेगा तब हम ये वाली लिखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, नल हाइपोथेसिस, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ये ओ ई के टेबल से पहले लिख देना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बाद ओ ई के टेबल से पहले H0 लिख देना। इसने पहले फिट करने को बोल दिया ना, दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने H0 अल्फा से स्टार्ट ही नहीं किया। हमने पहले सारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली टेबल के बाद, H0 लिखेंगे,
फिर ये ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वाला टेबल बनाएंगे। इससे पहले एच नोट लिख देना। अभी हमने कैलकुलेशन में देखा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, ये चीज एक्सेप्ट है, देयरफॉर देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब यही होता है कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस ना हो। बताओ क्लियर है सारी चीजें अच्छे से पक्का। इसमें एक चीज रह गई है कि e रेस टू पावर 0.439 इसकी वैल्यू टेबल से कैसे चेक करनी है। वैसे तो आपको दी जाएगी, इस क्वेश्चन में पेपर दी हुई थी, लेकिन अगर नहीं दी जाए तो पेपर में टेबल से वैल्यू कैसे निकालनी है वो देख लो एक बार, फिर क्लास एंड करते हैं। ऐसा टेबल आपको मिल जाएगा बिल्कुल। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, e रेस टू पावर माइनस, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं, e रेस टू पावर माइनस 0.439। ये माइनस के लिए ही बात हो रही है, यहाँ कोई माइनस आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। 0.439, 0.4 देखो ये रहा। अब देखो 439 है ना, अब इसको आप ध्यान से देखो 39, यहाँ पे 3 डिजिट नहीं हो सकते, यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए। मेरे बात बहुत ध्यान से समझना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए अगर आपको ये टेबल देखना है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ, ये 9 है, 5 से बड़ा है, इसमें एक इंक्रीज होगा, e रेज़ टू माइनस 0.44 बन जाएगा। टेबल देखना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। राउंड ऑफ किया, इस 9 के बाद देखो ये 9 5 से बड़ा है तो यहाँ पे एक इंक्रीज होगा, 0.44 बन गया। मुझे 0.44 देखना है, 0.4 का यहाँ पे 4 वाले के नीचे वैल्यू क्या आ रही है, 0.644। आप इससे भी क्वेश्चन करते आंसर सेम आ रहे होते। वो तो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी 0.6447, हमने वो यूज कर ली। तो टेबल से भी वैल्यू देखो वही है 0.644। 7 नहीं लिखा कोई बात नहीं, आप यही वैल्यू उठा के अपना क्वेश्चन करोगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो पेपर में वैल्यू दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो अगर इस पर माइनस 0.44 निकालना है, ये माइनस के लिए ही गेम है। 0.44 तो 0.4 का इस 4 के नीचे वैल्यू देखनी है, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज दिस वन। इसी के साथ chi-square टेस्ट दैट इज फॉर गुडनेस ऑफ फिट यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे दैट इज एट्रीब्यूट्स वाला, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स वाला टॉपिक हम ये कर रहे होंगे। इस चैप्टर की 3 से 4 क्लासेस ही बची है जिसमें हमारा chi-square टेस्ट भी कंप्लीट हो रहा होगा। chi-square टेस्ट तो 1-2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 टॉपिक और मिसलेनियस पड़े हैं जो हम बाकी की 2 क्लासेस में करेंगे, मतलब पूरा कंप्लीट 3-4 क्लासेस का काम है। chi-square टेस्ट 1-2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। हम इस चैप्टर को फिर बाय बाय कह रहे होंगे 3-4 क्लासेस के बाद। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है। जितनी भी क्लासेस चैनल पे आ रही है, कौन सा नया चैप्टर शुरू हो रहा है चैनल पे, कब क्या चीज करवाई जा रही है, सबका अपडेट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया जाता है। वहां से आप अपडेटेड रह सकते हो। इन सारे चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजिली ज्वाइन कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you so much for watching.